जो महिलाओं की पहली पसंद होती है, क्योंकि सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। हमारे देश में तो सोना खरीदना हमेशा शुभ माना जाता है। कोई भी तीज त्योहार हो या कोई भी शुभ काम, अगर पॉकेट अलाउ करे तो सोना जरूर खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर तो एक दिन में सोने की रिकॉर्ड बिक्री होती है। आप में से भी कई लोगों ने धनतेरस पर सोने की खरीदारी की होगी। दरअसल हमारे देश में महिलाओं के अंदर सोने को लेकर गजब का क्रेज होता है, क्योंकि यही सोना महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। लेकिन सोने का इस्तेमाल करते हुए हम में से ज्यादा लोग कभी ये नहीं सोचते कि आखिर ये सोना आता कहाँ से है, सोने की ज्वेलरी बनती कैसी है। तो चलिए दोस्तों, त्योहारों के सीजन में आज हम आपको अपनी वीडियो के जरिए बताते हैं कि सोना आता कहाँ से है, सोने के जेवर और सोने के आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ज्वेलरी बनाने के पहले के ट्रेडिशनल तरीकों से आज फैक्ट्रियों में होने वाली ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कैसे अलग है। तो बने रहिए इस सुनहरे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सोने के जेवर और सोने के आइटम की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर सोना आता कहाँ से है। दरअसल सोना या तो जमीन या पहाड़ खोद के निकाला जाता है या फिर बहती नदियों से रेत छानकर सोने को निकाला जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि नदी के पानी को प्रोसेसिंग प्लांट में छाना जा रहा है, जिसके बाद उसमें से सोने के कंकड़ निकाले जा रहे हैं जो बिल्कुल रेत की तरह ही दिख रहे हैं। एक बार जब सोने के कंकड़ पानी से छानकर अलग कर लिए जाते हैं तो फिर उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रियों तक ले जाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अफ्रीका में है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सोने के तमाम छोटे बड़े कंकड़ों को एक साइज में कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें ग्रैनुल्स में तब्दील किया जा रहा है। इस काम को पूरा करने के लिए सारे कंकड़ों को पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छी तरह धोया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि सोने के तमाम छोटे बड़े कंकड़ ग्रैनुल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों के भीतर सोने की ईंटों को लेकर काफी क्यूरियोसिटी देखी जाती है। लोग सोचते हैं कि सोने की ईंट कैसे बनाई जाती होगी। तो सबसे पहले सोने की ईंट बनाने का प्रोसेस दिखा देते हैं। इसे बनाने की दो टेक्निक्स होती हैं। पहले टेक्निक में सोने के ग्रैनुल्स को एक बॉक्स में भर दिया जाता है, फिर उस बॉक्स को हीट चैम्बर में भेजा जाता है। कुछ मिनट बाद ही हम देखते हैं कि सोने के महीन दाने एक साथ मिलकर बिस्किट या ईंट की शक्ल ले लेते हैं। फिर इसे ठंडा करने के लिए कुछ देर तक पानी में छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है इन पर हॉलमार्क या सील लगाने की। तो ये काम ऑटोमेटिक मशीनें पलक झपकते ही पूरा कर देती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गोल्ड बिस्किट गलत शेप में बन जाती है, तो ऐसे सारे बिस्किट्स को फिर से एक बॉक्स में डालकर पिघला लिया जाता है और इसे एक बड़े से सांचे में डालकर सोने की बड़ी सी ईंट बना ली जाती है। तो देखा आपने कैसे गोल्ड बिस्किट और सोने की ईंटें तैयार की जाती हैं। बड़े ज्वेलर्स अपने पास सोने को इसी फॉर्म में स्टोर करते हैं और जरूरत के हिसाब से फिर उन्हें ज्वेलरी की शक्ल दे दी जाती है। तो चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि गोल्ड चेन की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, पहले के समय में सोने की प्रोसेसिंग से लेकर उससे ज्वेलरी बनाने तक हर काम कारीगर अपने हाथों से करते थे। यही वजह है कि तब कारीगरों के लिए एक छोटी सी चेन बनाना भी पहाड़ खड़ा करने जैसा होता था। उस दौर में गोल्ड चेन बनाने के लिए सबसे पहले सोने को पिघलाकर एक छोटी रॉड बनानी पड़ती थी। फिर इस रॉड को रोलर मशीन में डालकर बार बार अंदर बाहर करके एक पतले से तार में कन्वर्ट कर दिया जाता था। हालांकि तार इतने पतले नहीं होते थे कि इससे सोने की चेन बनाई जा सके, इसलिए सोने के इस तार को और ज्यादा पतला करने के लिए डाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। इस डाई मशीन में पतले और ज्यादा पतले छेद बने होते थे। सोने के तार को इन्हीं छेदों से बार बार खींचा जाता था। ऐसा बार बार करने से सोने की तार बहुत पतली हो जाती थी। फिर इस तार को गोल गोल लपेटा जाता था और फिर इसे काट दिया जाता था, जिससे ये छोटी छोटी रिंग्स में कन्वर्ट हो जाती थी। फिर इसके बाद इन रिंग्स को एक एक करके आपस में जोड़ा जाता था। साथ ही साथ आग से इनके जॉइंट भी पक्के किए जाते थे। कुल मिलाकर देखें तो इस काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, साथ ही वक्त भी बहुत ज्यादा लग जाता था। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ने इस प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है। आज फैक्ट्रियों में जॉइंट से लेकर के डिजाइनिंग तक का काम कितनी आसानी से हो जाता है, ये आप खुद देख सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सोना आज की तारीख में एक बहुत ही रेयर मेटल के रूप में उभर रहा है। पहले जमाने में जो सोने की कीमतें हुआ करती थी, आज की तारीख में उनकी कीमतें हजारों गुना बढ़ चुकी है, सैकड़ों नहीं हजारों गुना। आज की तारीख में जिस तरीके से महंगाई ने चरम को छुआ है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, उस सब को देखते हुए सोना आने वाले समय में बहुत ही रेयर कमोडिटी बन जाएगा और तब सोने की कीमतें तो आसमान को छूती ही होंगी, बहुत ही महंगी हो जाएंगी। साथ ही सोने का मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये हम सब जानते हैं कि सोना जमीन में मौजूद खदानों से निकाला जाता है और सोने की मौजूदगी बहुत रेयर पाई जाती है।
इस वजह से अगर सोना खत्म हो गया तो जानते हैं क्या होगा। अगर इस धरती से हमने सारा सोना आभूषणों के लिए निकाल दिया तो जानते हैं क्या होगा। इस सवाल का जवाब बहुत ही भयानक है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, यहाँ तक कि हमारे कंप्यूटर में लगने वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं उसमें भी सोने का इस्तेमाल होता है। आपने ज़रूर सुनी होगी ये बात कि प्रोसेसर्स के अंदर में सोना होता है सुपर कंडक्टिंग के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए। लेकिन अगर सारा सोना आभूषणों के रूप में महिलाओं के गले पे सज जाए या मर्दों की अंगूठियों में चला जाए या उनके ज्वेलरी में यूज़ हो जाए तो फिर क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमारे, खासकर जो कंप्यूटर के चिप्स प्रोसेसर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और साथ ही उनके बनाने में भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगेगी। और साथ ही आज की तारीख में जिस तरीके से हम डिजिटल एज में और भी डीप जाते जा रहे हैं, सारी चीज़ें कंप्यूटर से हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास सोना इन कंप्यूटर सिस्टम्स को, इन AI सिस्टम्स को चलाने के लिए ना हो तो हमारी डेवलपमेंट रुक सकती है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। कई सारी खबरें आपने जरूर वेबसाइट लिंक्स और न्यूज़ पोर्टल्स में पढ़ी होंगी, अखबारों में पढ़ी होंगी, टेलीविजन में देखी होंगी कि अमेरिका कोशिश कर रहा है, चीन भी पीछे लगा हुआ है कि वो धूमकेतुओं पर, जी हाँ, धूमकेतुओं पर, एस्ट्रॉइड्स पर वो अपने स्पेस शटल्स भेजे और वहां पर वैल्यूएबल मेटल्स जैसे कि सोना, गोल्ड, इसकी जांच करें और अगर वो पाए जाएं तो वहां से फिर उत्खनन शुरू किया जाए। हो सकता है कि चांद की सरफेस में भी कहीं अंदर सोना छिपा हो, कोई नहीं जानता। देखना यह होगा कि हमारे पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम और सोना प्राप्त कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में जब सब चीज़ें बहुत ही दुर्लभ होती चली जाएंगी, चाहे फिर वो पेट्रोल डीजल हो या वैल्यूएबल मेटल्स, सब इस्तेमाल हो चुका होगा, हम सब कुछ खत्म कर चुके होंगे, तब इन सब चीज़ों की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और तब कीमत होगी उस वक्त कि ज़रूरी चीज़ों के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। जो भी नॉन रिन्यूएबल चीज़ें मौजूद है हमारी अर्थ पर, उसके लिए हम इंसानों को दूसरे ग्रहों की ओर, एस्टेरॉइड्स की ओर, धूमकेतुओं की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा और वहां पर उत्खनन करके इन चीज़ों को खोज कर वापस पृथ्वी पर लाना होगा। ये कितना संभव होगा ये समय बताएगा, लेकिन हाँ, इतनी बात तो ज़रूर है, हमारी डिपेंडेंसी जो इन नॉन रिन्यूएबल जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे एनर्जी सोर्सेज हो, उनके ऊपर पड़ गई है, जिन्होंने हमें पूरी लत लगा दी है इनको कंज्यूम करने की। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो गया है। हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, हम कुछ बना नहीं रहे हैं और सिंथेटिकली सोने को बनाना भी बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता, शायद नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ज़रूरत है तो हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन रेयर मेटल्स को अंतरिक्ष में खोजने की कोशिश करेंगे और क्या हमारी कोशिश सक्सेसफुल होगी? आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके सवाल दूसरों से पूछने के लिए शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।